नमस्कार, मैं रविंद्र डबास बहादुरगढ़ न्यूज़ से। आज हम आए हैं गुड़गांव में सेक्टर 3 में, और ये सर हैं मुकेश कुलथिया अगर नाम है इनका, और एडवोकेट हैं ये। और सर ये एक मुद्दा है मोटर व्हीकल एक्ट का, तो इसके बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी दीजिए दर्शकों को कि काफ़ी दिन से ये सोशल मीडिया पे काफ़ी हो रहा है, तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। मुद्दा है क्या ये मोटर व्हीकल एक्ट का मुद्दा है ही नहीं। मैंने मेरे वीडियो में और पोस्ट में साफ लिखा है, कहा है कि ये एक सरकारी साजिश है। अच्छा। ये एक सरकारी साजिश है कि किसी भी तरीके से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो मौजूदा वैलिड व्हीकल्स, वैध वाहन हैं, उनको भी अवैध तरीकों या कह लो अवैध हथकंडों से, अवैध हथकंडे अपनाकर किसी भी तरीके से स्क्रैप किया जाए, जिससे कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और जो उन्हों के डीलर्स हैं उन्हों की सेल बढ़े, और उन्हें फ़ायदा हो, पब्लिक को नुकसान हो, पब्लिक मजबूर हो जाए अपने पुराने व्हीकल, एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को स्क्रैप करके नए व्हीकल खरीदने के लिए। ये पैन इंडिया लेवल की सरकारी साजिश है। तो फिर कानूनी कोई फैक्ट कोई कानूनी फैक्ट ये है कि मोटर वाहन अधिनियम में 10 या 15 साल के बाद जो व्हीकल की लाइफ है, असल में व्हीकल की लाइफ प्राइवेट व्हीकल की 15 साल है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। उसके बाद 5-5 वर्ष के रिन्यूअल का प्रावधान है। 5-5 साल इसको बढ़वा सकते हैं। हाँ जी, ये मोटर व्हीकल एक्ट में है। उसके लिए फीस लगती होगी? फीस तो पहले भी लगती थी, फीस लगेगी, वो फीस मैटर नहीं है। मैटर ये है, मैं अब दिखाना चाहता हूँ, ये 4 अक्टूबर 2021 का गजट नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर 15 वर्ष, जिसके अंदर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना का प्रावधान दिया हुआ है। इसकी फीस भी लिख रखी है। फीस भी लिखी हुई है, मोटरसाइकिल की, 3 व्हीलर की, लाइट मोटर व्हीकल की, सारे गाड़ियों की। स्कोर देखिएगा कैमरा पे। इसमें कहीं कोई पाबंदी अगर है तो फीस कहाँ से आ गई? अच्छा। कोई पाबंदी है ही नहीं, रिन्यूअल अलाउड है, सरकारी फीस बनाई गई है, और ये नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर 2021 का है, जो कहता है कि अप्रैल 2022 में ये बढ़ी हुई फीस लागू होगी। अच्छा, अप्रैल 2022 में बढ़ी हुई फीस लागू होगी। इसका मतलब फिलहाल जो फीस है वो अभी लागू होगी। तो उससे पहले तो गाड़ी को खत्म कर रहे हैं। हाँ, यही तो साजिश हुई ना। अच्छा। कि तब तक ये जाने ही नहीं देंगे वहां तक, उसके पहले गाड़ियां स्क्रैप कर रहे हैं। उसके बाद आप आइए जनाब, इसको रखते जाइए, आप मेरे को दे दीजिए। ये है जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन भारत सरकार का। इसमें भी 15 साल बाद कमर्शियल वाहनों के नवीनीकरण का भी प्रावधान दिया हुआ है, और फीस दी हुई है। कितने दिनों के लिए रिन्यू करेंगे वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये लीजिए जनाब। इसके बाद आप आइए, 9 अगस्त 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। ये मोटर वाहन अधिनियम अमेंड, संशोधित हुआ 9 अगस्त 2019 में। इसमें भी प्रावधान है सीरियल नंबर 17 में, सेक्शन 41 में, जिसमें उन्होंने प्रावधान किया है कि जो रिन्यूअल 5-5 साल के लिए होता था, वो 5 वर्ष के शब्द को हटाकर सरकार जितना समय निर्धारित करेगी वो इंसर्ट किया जाए। नया कोई समय सरकार ने निर्धारित किया नहीं है। जब तक नया समय निर्धारित नहीं करेगी तब तक 5 साल वाला लागू रहेगा। और कुल मिला के 5 साल रिन्यूअल लागू है, ये तो कंफर्म हो गया। ये खुद सरकार ने अमेंड किया है। अमेंडमेंट पार्लियामेंट से होती है। मौजूदा जो कानून है अमेंड हुआ वही लागू होता है, पुराने ऑर्डर निरस्त हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट का है, 9/6/2020 को उन्होंने अपलोड किया था। इसमें सरकारी फीस गाड़ियों की लगी हुई है, जिसमें भी रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट सब के लिए है।
किसी वाहन पे कोई पाबंदी नहीं है। इनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि दिल्ली एनसीआर में ये कानून नहीं लागू होता। मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है। अब आइए मोटर व्हीकल एक्ट जो पुराना और नया है उसमें क्या है। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 41 रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, सब सेक्शन 7A a certificate of registration issued be valid only for a period of 15 years, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, 15 साल के लिए है। उसके बाद ये भी है कि ये एप्लीकेशन लगाएंगे इस साल के ख़त्म होने के पहले रिन्यूअल के लिए, तो डिपार्टमेंट रिन्यू भी करेगा। सरकार की और फीस सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की फीस मैंने आपको दिखा दी, ठीक है जी। फिर आप आइए सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो सरकार के नंबर डी रजिस्टर्ड कर देंगे। डी रजिस्टर्ड ये कर ही नहीं सकते। पहली बात तो एक दस्तावेज जो रजिस्टर्ड हो गया उसे कोई भी दूसरी अथॉरिटी डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। खुद वो अथॉरिटी भी डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती जिसने रजिस्टर्ड किया है, जब तक कि कोई ऐसा कारण ना हो। जैसे एक्ट में लिखा हुआ है, अगर व्हीकल कुछ इस तरह से पब्लिक प्लेस में है जो पब्लिक की लाइफ को डेंजर कर रहा है, तब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो फॉर 6 मंथ्स या 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का टाइम है, तो ये सस्पेंड नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी नहीं कर सकते। इसमें मेरे को एक बार मैं यहाँ रोकूंगा आपको। हाँ जी। जैसे कि आपने एक चीज़ बताई कि भाई ये जो गाड़ी किसी को पब्लिक को नुकसान कर रही है, हाँ, तो किस तरह से कहीं उसी चीज़ में नहीं, नुकसान लाइफ को डेंजर का मतलब होता है कि वो व्हीकल जो व्हीकल एक्ट में कॉम्प्लाइंस हैं कि ब्रेक सही होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी, उसको सरकार बंद कर सकती है। नहीं, अगर वो व्हीकल उसके नियम को पालन नहीं कर रहा और इस तरीके से रोड पे चल रहा है जिससे पब्लिक की लाइफ को खतरा हो सकता है, तब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन वो भी 4 मंथ के लिए, जिसके बीच में कि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। 4 महीने के लिए बंद कर सकते हैं सिर्फ। बंद नहीं, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं कि उसकी कमियों को व्हीकल यूजर दूर कर ले। ठीक है। उसके बाद वो डिपार्टमेंट में नोटिस देगा। तो खत्म नहीं कर सकते। नहीं, खत्म कैसे कर देंगे। आज अगर इन्होंने जनसंख्या कानून लागू कर दिया तो क्या उसमें यह प्रोविजन लाएंगे कि 50 साल या 60 साल से ऊपर के लोगों को उठा के अंडमान निकोबार में फेंक दो? कर भी सकते हैं। हिंद महासागर में फेंक दो? कर भी सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, करिए, कुछ भी सकते हैं। तो जो ये मैंने कहा साजिश है, अब ये कहते हैं कि एनजीटी ने बंद किया। पहली बात तो 2019 के और 21 के अमेंडमेंट होने के बाद जब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में अमेंड हो गया, तो उसके पहले के ऑर्डर चाहे एनजीटी के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, वो खुद ब खुद निरस्त हो जाते हैं। मौजूदा संशोधित कानून लागू होता है, ये कानून कहता है, और अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है। उसके बावजूद मैं बताता हूँ साजिश, मैंने कहा झूठ कह के, एनजीटी के नाम पे झूठ कह के गाड़ियों को ये स्क्रैप कर रहे हैं। ये एनजीटी के ऑर्डर हैं जी, देखिए 2014 में मामला शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 2014 में शुरू हुआ है। गाड़ियां पहले भी चलती थी, प्रदूषण पहले भी था। एनजीटी ने इसमें साफ कहा है कि जो व्हीकल 1998 तक जिन्हों के 15 साल पूरे हुए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था एमसी मेहता वाले केस में। फिर भूरेलाल कमेटी ने उसको मॉडिफाई किया, फिर वो बंद हुए 1999 तक के। जो व्हीकल 1999 तक बने और रजिस्टर्ड हुए थे, वो भी नॉन कमर्शियल व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, और जो नॉन कमर्शियल हैं वो यूरो 2 होने चाहिए। 2000 से लागू हुआ था। जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के मुताबिक यूरो नॉर्म्स में व्हीकल बने और रजिस्टर्ड हुए, तो उन्हें एनजीटी बंद नहीं कर सकती, और एनजीटी ने बंद किया भी नहीं। ये एनजीटी के ऑर्डर्स थे। ठीक है। इसमें एनजीटी ने स्पष्ट कहा, डीटीसी भी पार्टी थी, नो बस और व्हीकल ओन्ड एंड अंडर कंट्रोल ऑफ डीटीसी और एनी बस ऑपरेटिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद डीटीसी
which is more than 15 years old, as on 1st December 2014, would ply and or permitted to be plied on any part of NCT of Delhi. डीटीसी ने भी मतलब कि डीटीसी पार्टी थी, आवाज उठाई थी। हाँ पार्टी बनाते हैं, तो 2014 दिसंबर तक जिन्हों के 15 साल पूरे हो चुके थे उनको एनजीटी ने रोका था, और वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक रखा था। सन 2000 से यूरो नॉर्म्स व्हीकल बनने शुरू हुए थे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थिंक हाँ 2017 ये है, हाँ 2017 की। इसमें सुप्रीम ये है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अप्रैल 2005 से यूरो 3 व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी दिल्ली NCR में। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार व्हीकल्स बने, रजिस्टर्ड हुए। इनको एनजीटी ने नहीं रोका, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। इसके अलावा एनजीटी ने कहा था अप्रैल 7, 2015 के ऑर्डर हैं कि 10 और 15 साल 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो रजिस्टर्ड कौन करवाने जा रहा है? 10 साल पुराना रजिस्टर्ड करवाने कोई नहीं जा रहा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको ये बंद कर रहे हैं। एनजीटी ने तो कहीं नहीं कहा। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि मोटर वाहन अधिनियम दिल्ली और NCR में लागू नहीं होता? बीच में अभी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था, ट्विटर पे भी आया था कि ये जो 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन है ये नियम दिल्ली में लागू नहीं होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि देश के किसी भी स्टेट के और विशेषकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऐसे बयान देते हैं। अब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान अगर दिल्ली में लागू नहीं होंगे तो कहाँ के लागू होंगे? तो उन्होंने किस बेस पे कही? इसी साजिश में शामिल है सारे के सारे, इसीलिए उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। जो मैंने कहा ना, ये नेशनल कॉन्स्पिरेसी है, नेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। बयान का कोई आधार नहीं है भी उनसे पूछिए कि भाई साहब कानूनी भाषा में कोई आधार है इस बात का? नहीं, निराधार आधार तो है ना, वो आधार साजिश है कि ऐसे बयान देने हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के नियम दिल्ली में लागू नहीं होते। तो जनाब आप 15 साल के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे। जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं उन्होंने कहा ये कानून लागू नहीं है। वो जो बात कही उन्होंने, राजनीति के हिसाब किताब एक साइड में छोड़िए, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। बताइए कानून में इस चीज का कोई आधार है जो उन्होंने बात कही है? कोई आधार नहीं है, उन्होंने निराधार बात कही है। अच्छा, कानून में कुछ नहीं है? अरे सर कानून में क्या हो, कानून तो लागू है दिल्ली में। ओके, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। चलो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए इसको। और जो ये बहाना कर रहे हैं प्रदूषण का, ये एनजीटी के ऑर्डर हैं जुलाई 18, 2016, ठीक है, जिसमें दिल्ली सरकार ने जो रिपोर्ट दी और ऑब्जर्वेशन अपना उसमें रिपोर्ट दी है, और एनजीटी ने उसमें कंक्लूजन निकाला है कि जो इन्होंने बीच में ऑड इवन लगाया था कहने को प्रदूषण कम करने के लिए, अच्छी बात है, उससे प्रदूषण कम नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। हवा के प्रदूषण में ऑड इवन से गाड़ियां कम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि दिल्ली सरकार ने ये अपनी रिपोर्ट भेजी है, दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में दी है कि ऑड इवन लगाने से कोई फर्क पॉल्यूशन पे नहीं पड़ा। और ये एनजीटी ने हेल्ड किया है अपने ऑर्डर में। एनजीटी ने जुलाई 18, 2016 में हेल्ड किया है कि ड्यूरिंग द ऑड इवन इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज फाउंड टू बी मोर deteriorated than the one when the said restriction was not enforced. ऑड इवन नहीं लगाया गया था, उस परिस्थिति से भी ज्यादा गंभीर परिस्थिति ऑड इवन लगाने के बाद हुई।
तो अपनी जो मसूरी करवा रही है केजरीवाल सरकार, वो तो कह रही है ऑर्डिनेंस लगाने से पोल्यूशन खत्म हो गया, कम हो गया। बहुत केजरीवाल जी बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कही है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहिए। ये उनकी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, खुद केजरीवाल जी की रिपोर्ट कह रही है। फैक्ट के आधार पे बोल रहे हो? The analysis report, even for the first period of odd even policy filed on record, is also showing similar trends. ठीक है, ये एनजीटी ने कहा है। ये रिकॉर्ड केजरीवाल सरकार ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए। ठीक है सर, इसको रखिए, अभी आती है मेरी बातों की। ये दिखा दिए हमने सारे, आप इसको दिखाइए। और ये एनजीटी के जुलाई 20, 2016 के ऑर्डर हैं, जिसमें एनजीटी ने कहा है कि जिन व्हीकल को, जो व्हीकल अब दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकते, उन्हों को बाहर की एनओसी दी जाए। और अब सरकार कह रही है कि हम एनओसी भी नहीं देंगे, हम तो स्क्रैप करेंगे, क्योंकि अब एक नई पार्टी आ गई। नहीं, पहले कार मैन्युफैक्चरर थे, नहीं पढ़ और डीलर्स थे, अब स्क्रैपिंग एजेंसीज एक नई पार्टी आ गई है। अच्छा, ये है नहीं पढ़, उनको भी फायदा पहुंचाना है, उनको भी तो स्क्रैप करने के लिए व्हीकल्स देंगे, वो भी तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, उनको आपके मेरे जैसे कबाड़ी तो है नहीं, छोटे मोटे तो खबर हाँ, नहीं। वो भी बड़े स्तर के कबाड़ी हैं। अब उनको गाड़ियां देनी है इन्हें, जब उन्होंने एजेंसियां खुलवाई हैं, तो कह रहे हैं कि एनओसी भी नहीं देंगे जी, हम तो स्क्रैप ही करेंगे। अब ये कानून के मैंने सारे दस्तावेज आपको सरकारी एक्ट और लॉ दिखा दिया, ये आपने इसमें मुझे बताइए कहाँ पे पाबंदी है, सरकार मुझे दिखा दे। ठीक है, ये तो आपने जो सरकारी फैक्ट थे वो दिखा दिया आपने, सरकारी जो कानूनी जानकारी थी वो दी आपने इनको। अब ये तो कानून के ऊपर ही तो गाड़ियां चलती हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से व्हीकल गवर्न होता है। वो सही है, ठीक है। अगर इस चीज़ में कुछ बुराई होती तो जो विपक्षी पार्टी है वो भी तो बोलती, वो तो कुछ बोल नहीं रही। किसी भी विपक्षी पार्टी के, ठीक है, विपक्ष की तरफ से किसी भी राज्य में देख लीजिए, कोई भी एक बयान भी नहीं आया है कि भाई इस चीज़ में कोई कमी है। देखिए, जहां पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कारपोरेट्स का इंटरेस्ट होता है ना, उनके इंटरेस्ट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होती हैं। अच्छा, उनमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता। ये आपकी बातों का ये मतलब निकाल सकते हैं हम कि इस चीज़ से जो फायदा होगा इस गबनबाजी से, वो उनको भी होगा। ऐसा है जनाब, 2014 में ये सरकार आई थी, अच्छा। या गडकरी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे। 2014 के पहले भी डीलरशिप थी ना। आप बीजेपी सरकार की बात कर रहे हो? मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं, मंत्री जी की बात कर रहा हूँ, या सरकार की बात भी आप कर ले, एक ही बात है। ठीक है, सरकार भी चुनिंदा सरकार होती है। 2014 से पहले भी गाड़ियों की डीलरशिप्स और गाड़ी के कॉर्पोरेट्स तो थे ही ना। 2014 में आया ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो वो जो डीलरशिप थी वो किन की थी? आप बताइए। 70 से 80% डीलरशिप्स इन मिनिस्टर्स और एमपी एमएलएस की हैं, अच्छा। इनके जीजा सालों की, भाई भतीजों की है, और ये हर पार्टी के हैं। अच्छा, इसीलिए इस साजिश में सब शामिल हैं। इसी कारण से आज तक 6 सालों में इस साजिश के खिलाफ, कोई उदाहरण दे सकते हो? उदाहरण क्या देना पड़ा इसमें? साजिश में उदाहरण नहीं दिया जाता, ये तो सामने है कि जो गोल है वो अचीव किया कि नहीं किया, इंटेंशन क्या था। चुप थे ना, मुझे बताइए किसने आवाज उठाई? आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जिसने इस विषय पर आवाज उठाई। आप तो ये उदाहरण मांग रहे हो, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कोई एक उदाहरण ऐसा दे सकते हो जो विपक्ष का इस चीज़ में उनको फायदा मिले? अब जनाब, जब एक कॉन्स्पिरेसी की बात आती है ना, उसमें फ़ायदा क्या मिला ये स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता। सर्कमस्टांशियल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। ये कानून के खिलाफ सारे कार्रवाई चल रही है कि नहीं, आप ये देख के बता दीजिए। और जब ये कानून के खिलाफ चल रही है तो सारा विपक्ष चुप क्यों बैठा हुआ है? विपक्ष में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि वकील नहीं हैं? सारे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं। कांग्रेस में अच्छे अच्छे वकील हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, और न जाने कितने हैं, पी चिदम्बरम जी हैं। और सुरजेवाला जी तो हिंदुस्तान के परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। और केजरीवाल जी भी पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। चलो ठीक है, ये भी बात हम आपकी मान, नहीं मालूम, ये भी बात मान लेते हैं। अभी सब कुछ मालूम है। अभी थोड़े दूसरी तरफ आते हैं कि जो किसान है
उनको सिर्फ किसान पे सीमित रखी है। किसान आंदोलन था, उसमें काफी किसानी है, आप देख सकते हो इंडिया में काफी किसानी है, पब्लिक को ये बात पता भी चली होगी। तो किसानों को इस एक्ट से क्या नुकसान है? नुकसान क्या है? सबसे पहली बात, किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर भी यही बात लागू होती है। अच्छा, मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि 10 साल बाद उसको स्क्रैप करो। वो तो सर खेतों में उसका तो सर्टिफिकेट ही 15 साल का इशू होता है, वो कमर्शियल व्हीकल भी नहीं है। अच्छा, 15 साल का सर्टिफिकेट इशू होता है। तो खेतों में जाके बंद थोड़ी ना करेंगे उनको। ये तो कह रहे हैं घर से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, ये सरकार की जो गोदी मीडिया है ना, आप मेरे पास कैसे आ गए मुझे नहीं मालूम, अदरवाइज मैंने वीडियो में भी कहा है, लिखा भी है कि कोई भी पत्रकार या न्यूज़ चैनल इस विषय को नहीं उठाएगा, नहीं इसको हम उठाएंगे। क्योंकि यहाँ पक्ष विपक्ष जब दोनों एक हैं तो हर न्यूज एजेंसीज को, पत्रकार को कोई ना कोई इंटरेस्ट पक्ष से होता है, कोई ना कोई विपक्ष से होता है, तो कोई नहीं उठाएगा। आज तक इसने क्यों नहीं उठाया? अच्छा, मतलब आप टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को मालूम नहीं है, क्या इंडियन एक्सप्रेस वालों को मालूम नहीं है? जिन लोगों ने ये पब्लिश किया था कि एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, उन्होंने किस दस्तावेज के आधार पर ये पब्लिश किया? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो किसानों के ट्रैक्टर हैं वो भी खेतों से खतरे में है, खेतों से घर से उठा ले जाएंगे? ये तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो फिर जो किसान आंदोलन में नेता तो बहुत निकले आपकी बात। ट्रैक्टर पे क्यों आते हैं? जो दूधिया दूध देता है मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, 3 व्हीलर पे, उस पे भी खतरा है। जो ये ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, 70% गांव के लोग क्योंकि ऑटो रिक्शा हैं, और उन 70% में से कम 70% किसान परिवार के होंगे। और पुरानी गाड़ियां गांव देहात में किसान परिवार भी रखते हैं, उनके ऊपर भी ये असर है। अच्छा, फिर ये किसान नेता क्या कर रहे हैं? इनको इस चीज़ की जानकारी देखो होनी चाहिए। बिल्कुल जानकारी है, तो वो चुप बैठे बिल्कुल। अब ये वो बताए, वो जाने, वो चुप क्यों बैठे। अब आप इसमें ये तो कह नहीं सकते कि भाई वो भी, जैसे विपक्ष को फायदा बता रहे थे आप, इनको भी फायदा, इनको क्या फायदा? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, फायदा किसको है नहीं है ये स्पेसिफाई इसमें नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैंने कही, कोई पक्ष के साथ खड़ा है, कोई विपक्ष के साथ खड़ा है, और जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही साजिश में शामिल हैं, तो जो उन्हों के फॉलोवर्स हैं वो अपने आप चुप बैठेंगे, वो बोलेंगे क्यों? अच्छा, तो मतलब कि ये चीज़ तो फिर हम भी कह सकते हैं आप कि मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान में मेरे अलावा दूसरा कोई वकील या आदमी नहीं है जिसमें अकल नहीं है कि ये क्या हो रहा है? बहुतों को मालूम है, सबको मालूम है, कईयों ने तो मेरे से डिटेल ली हैं, उसके बाद चुप बैठ गए। और आप एक काम कीजिए, आज तो दस्तावेज दे दिए, आज तक किसने मुद्दा नहीं उठाया, भूल जाइए, अब उठवा के दिखा दीजिए। कांग्रेस उठा ले, केजरीवाल जी उठा लें, हुड्डा साहब उठा लें, सुरजेवाला जी उठा लें, सुरजेवाला जी तो एडवोकेट हैं, किसान नेता, सीनियर एडवोकेट हैं, किसान नेता उठा लें। मैंने तो कई किसान नेताओं से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये मुद्दा भी उठाओ, किसान की गाड़ियां कहाँ जाएंगी, ट्रैक्टर कहाँ जाएंगे। भाई गैर कानूनी तरीके से आप पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। आपकी किसान नेता से हुई किसी से बात इस बारे में? हाँ, बात हुई। किससे? पर्सनल बातों में नाम नहीं लिया जाता, आपस में सलाह होती है, जैसे आपसे हो रही है वैसे औरों से भी होती है। तो ये किसान नेता को या तो उन्होंने उचित नहीं समझा होगा, इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा होगा, या ये भी कई बार होता है कि एक दिशा में एक आंदोलन जा रहा है, उसमें किसी और चीज़ को ऐड करने पे वो भटक सकता है, ये भी सोच रही होगी। किसानों को नुकसान है इस चीज़ से? भाई किसान भी तो इंसान ही हैं, भारत के निवासी हैं। ठीक है, क्या किसान गाड़ियाँ नहीं यूज़ करते, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं यूज़ करते? चलो ठीक है सर, अब किसानों की बात छोड़िए, अब थोड़ी और आगे आते हैं। किसी की भी गाड़ी, आपकी या मेरी, मेन रोड पे रुकवा ली, चालान काट रही हैं, गाड़ी को ख़त्म कर रही हैं, ठीक है, टो करके लेके जा रही हैं, तो वहाँ क्या करें? सबसे पहले तो हर आदमी अपने अपने लेवल पे ये जो सच्चाई है ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, आपस में बातें करें, बताएं क्या फैक्ट है। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट 15 साल का है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और 10 साल में कोई इम्पाउंड कर रहा है, उनको बोलो कि वीडियो चालू कर लें अपनी अपनी मोबाइल पे, वो बोलेगी जी आप वो अपनी चालान बुक में दिखाइए कहाँ ये प्रोविज़न है, और चालान में अभी लिखिए कि 10 साल पुरानी गाड़ी है इसलिए इम्पाउंड कर रहे हैं। जब कानून में चीज़ है नहीं तो लिखेंगे कैसे? वो फिर कई बार ऐसे मामले भी आए हैं कि
मुँह जबानी तो गाड़ी वाले से कह दिया कि 10 साल पुरानी गाड़ी है इसलिए आपकी इम्पाउंड कर रहे हैं, और चालान में लिख दिया जी लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कई अलग अलग चीज़ें लिख दी और डाल दिया। अच्छा। वो पता चला जब कोर्ट में गया, वो कोर्ट में एफिडेविट ले रहे हैं कि मैं दिल्ली एनसीआर में यूज नहीं करूँगा। अच्छा। ये पुलिस कौन से कानून के तहत ऐसा एफिडेविट ले सकती है? तो पुलिस अधिकारी आईपीएस है ना, एसडीएम एससीएस है, आईएएस हैं, ये एचसीएस आईएएस आईपीएस जितने अधिकारी हैं ये अपनी सारी पढ़ाई भूल गए। अब इन्हें सिर्फ एक पैराग्राफ आता है कि एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बंद कर दी। अब ये पैराग्राफ इन्हों को किस किताब में किसने पढ़वाया ये तो यही बता पाएंगे। मैंने इस विषय में एसडीएम से बात की, वो चुप हो गए। मैंने इस विषय में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ प्रेजेंटेशन दी, वो चुप हो गए। मैंने इस विषय में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से कम्युनिकेशन किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कोई स्टेज मैंने छोड़ा नहीं, सीएम विंडो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन पर्सन भी, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, इवन नितिन गडकरी जी की ऑफिस में टू नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाम पे भी मैंने प्रेजेंटेशन कंप्लेंट भेजी, क्योंकि ये मामला सीधा का सीधा मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित है, अर्थात ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से संबंधित है। इसमें जवाबदेही ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के चीफ हेड श्री नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो ये जवाबदेही जिम्मेवारी नितिन गडकरी जी की भी बनती है। और ये कैसे हो सकता है कि ये पूरे 4-5 सालों से ये काम चल रहा है और अलग अलग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट एक ही पैराग्राफ पढ़ के बैठे हैं, इलीगल नोटिस भी निकाल रहे हैं, और परिवहन मंत्री को मालूम नहीं। चलो नहीं मालूम, मैंने भेजा था, उसका क्या किया? मैंने कोर्ट केस भी कर रखा है, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई उन लोगों की तरफ से नहीं। मैंने कोर्ट केस भी किए हैं, तो वो हरियाणा स्टेट सेंट्रल एक्ट के अगेंस्ट में आ रही है। सेंट्रल एक्ट के विरोध में स्टेट तो जा नहीं सकती, ये क्यों जा रहे हैं, क्या लालच है इन्हें? तो मतलब कि कुल मिला के अगर आपकी बातों पे यकीन करें और ये मेरी बातों पे मत यकीन कीजिए, कागजों पे यकीन कीजिए। हाँ, चलो ये जो आपने बताई, देखो जो भी बात बताई, जो भी मुद्दा आपने उठाया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉलिसी, इन्होंने साजिश ऐसी रची कि 10 साल से पुराने व्हीकल जनरली 2 व्हीलर 15-20-25 हज़ार के होते हैं, गाड़ी 50,000 1 लाख सस्ती होती है। अरे बहुत बता दिया। उनको इस्तेमाल करने वाला गरीब सबका दबावा तबका होता है, 30-30 40-40 50-50। हाँ, लॉ की अवेयरनेस हमारे हिंदुस्तान में हर किसी को है ही नहीं, सीधी सी बात है। वो सोचता है यार 20,000 के लिए कोई कोर्ट तो जाएगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं जा सकता। 1,00,000-1.5 लाख की गाड़ी होगी तो बोलेगा कौन जाएगा कोर्ट, इतने पैसे कोर्ट में खर्च हो जाएंगे। वो मजबूर होकर बेचारे स्क्रैप करवा देंगे और सरकार अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी। कोई इनके खिलाफ कोर्ट कचहरी कर नहीं सकता। 20,000 रुपये के लिए कौन कोर्ट में जाएगा? कुल मिला के 1 मिनट मेरी बात सुनिए। और उसके बाद इसके बाद एक चीज़ और थी, आरटीओ और एसडीएम ऑफिस को डायरेक्शन, आरटीओ और एसडीएम ऑफिस, आपका व्हीकल जैसे 10-15 साल का टाइम लिमिट पूरा हो गया और आप 2 महीने पहले जाइए रिन्यू करवाने के लिए, पिछले 5 साल से उन्होंने रिन्यूअल बंद कर रखे हैं। उसकी कंप्लेंट भी कोर्ट में भी चल रही है। नहीं, आपकी इस रिपोर्ट में लिखा था कि अप्रैल में चालू करेंगे। अरे अप्रैल में फीस बढ़ाएंगे, तो फिलहाल की फीस में तो आज काम करो। आप किराया बढ़ाओगे, अगले साल बढ़ा लेना, कौन मना कर रहा है? आज जो किराया दिया उसमें तो रहने दो। अब उनको रिन्यू करवाने जाएंगे तो नहीं होंगे। रिन्यूअल 5 साल से बंद है। क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मालूम नहीं है? तो कुल मिला के मैंने खुद कंप्लेंट भेजी हैं, सब मालूम है सबको। एसडीएम रिन्यू नहीं करेंगे, आरटीओ रिन्यू नहीं करेगा, फिर पुलिस कहेगी जी आपको 15 साल पूरे हो चुके, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है तो इम्पाउंड कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात, मतलब डिपार्टमेंट से कह दिया रिन्यू मत करना, पुलिस को रास्ते में खड़ा कर दिया, पकड़ के अंदर कर देना, 5-6 साल से स्क्रैप कंपनी को भेज देना। 5-6 साल से फील्डिंग चल रही है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड्स है। पब्लिक पे थोपे जा रहे हैं कानून। थोपे कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक को मतलब कि मारा जा रहा है एक तरीके से। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पब्लिक तो मर गई। तो ठीक है सर, इसको अभी हम खत्म करते हैं। तो ये बताइए, कुल मिला के जागरूक बनेगी पब्लिक तभी बात बनेगी, और कोई तरीका तो है नहीं। पब्लिक के जागरूक बनने पर ही बनेगा, बात बनेगी। मैं कहता हूँ
अलग अलग कोर्ट्स में आप लोग अपने अपने एरिया में सिविल सूट्स या क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल कीजिए, मेरी जो मदद चाहिए मुझसे लीजिए, और पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय को हर प्लेटफॉर्म पे उठाइए। आपने जो आज पक्ष विपक्ष की बात की, मैं कहता हूं जनाब, ये रहे डॉक्यूमेंट्स, आप पक्ष विपक्ष किसी सबके पास चले जाइए, आप देख लीजिए, मुद्दा कोई उठा ले तो मुझे बता दीजिएगा। उठा ले तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी है। मैं तो हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, पब्लिक को बख्श दो, ये काम मत करो। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, कोई भी सामने आ जाओ भाई, कोई तो सच के साथ चल लो। क्यों ये झूठ फैला के, और ऐसा झूठ फैला के इस कदर, जिसमें आईपीएस आईएएस ऑफिसरों को इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। मैंने देखा कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से नोटिस जारी हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नोटिस जारी कर रहे हैं, जीएनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। दिखाओ ना कहां बंद कर दी। तुम अपना ही कानून नहीं मानोगे, या तो मोटर व्हीकल एक्ट को आग लगा दो। रोज गाड़ियां, तुम 1 साल पुरानी गाड़ियां बंद करो भाई, तो आपको रोक कौन सकता है? आप कुछ भी कर सकते हो, जो मन में आए करो। चलो ठीक है सर, अब फिलहाल के लिए हम यहीं पे रोकेंगे। और वकील साहब ने जो बात कही है, मुकेश कुल्थिया जी ने